5 काली बहुओं की एक बेटी। आ आ माँ। पूरा परिवार लेबर वार्ड के बाहर खड़ा पवित्रा की चीखें सुन रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और मंदा बोलती है, डॉक्टर साहब, मेरी बहू को बेटी पैदा हुई है ना, बताइए। माताजी, आपकी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। बधाई हो, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आप उनसे मिल सकते हैं। मंदा गुस्सैल गीदड़ की भांति गुर्राते हुए कहती है, बेड़ा गर्क हो तेरा। पिछले 9 महीने से पोती की आस लगाए बैठी थी मेरी बूढ़ी आंखें। तूने भी इन बाकियों की तरह चारों काली कलमुही के नाई बेटा पैदा कर दिया। सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष? मैं भला भगवान तो नहीं जो भाप सकूं कि मेरी कोख में बेटा है या बेटी। सारी गलती सरासर मेरी है जो मैंने एक साथ 5 काली बहुओं का पिटारा उठा लिया। बरसों से इस घर में बेटी नहीं पैदा हुई। आखिरी आस थी कि तू बेटी जनकर पीढ़ियों पुश्तों से बेटी ना होने की बेड़ियों को तोड़ देगी। अब मुझ बुढ़िया को ही बेटी का सपना छोड़ देना चाहिए। ये है मंदा, जो मानिकपुर गांव में अपने 5 बेटे और बहुओं कुसुम, पुष्पा, पवित्रा, अर्चना, बबीता के संग रहती हैं। पिछले 3 पीढ़ी से मंदा के घराने में बेटी नहीं है। उसकी 4 बहुओं का परिवार पहले ही पूरा हो चुका था। उन सभी के 2-2 बेटे थे। मंदा की आखिरी आस उसकी 5वीं अंतिम बहू पवित्रा के कोख की कड़ी से जुड़ी थी, मगर उसने भी बेटे को जन्म दिया। समय बीतता है। अरे ओ कोयला खादान का पिटारा, मेरी 5 कुलक्षणी काली बहुओं, बाहर आओ। माँ जी, आपने हम 5 को पुकारा। ये पकड़ो पैसे और बाजार से जाकर साग सब्जियां और मेरे पोतों के लिए फल ले आना। और हाँ, अपने काले रंग जैसी कुम्हलाई हुई सड़ी गली सब्जियां मत लिए चली आना। 5 बहुएं बातें करती बाजार की ओर अग्रसर होती हैं। माना कि पवित्रा को ब्याह कर आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, मगर हम चारों को बहू बनकर आए इतने बरस हो गए। सालों से सासू माँ के स्वर शब्द सुनकर मेरा तो कलेजा कचोटता है। हाँ जेठानी जी, सासू माँ के बुरे शब्द और बर्दाश्त नहीं होता। हम 5 को भी बेटियों की बड़ी आस है, मगर हम बहुओं के भाग्य में बेटी नहीं। 5 ऐसा बोलते हुए जा ही रही थी कि बच्चे के बिलखने की आवाज से 5 के 5 वहीं ठहर जाती हैं। आप सभी ने सुना? हाँ, ये आवाज तो किसी बच्ची के बिलखने की है। जैसे ही 5 आगे बढ़ती हैं, कूड़े के ढेर में लिपटी बच्ची को देख 5 बेहद भावुक हो जाती हैं। इतनी सुंदर बच्ची को जाने किस कसाई ने कूड़े में सना छोड़ दिया है। ये बच्ची भूख से बिलबिला रही है। 5 बहुएं उसे घर लाती हैं। उसे देखकर मंदा बुरा बेबाक मुंह बनाकर बोलती है, अरे ये किसकी बच्ची उठा लाई हो मेरी बेबाक बहुओं? माँ जी, ये बच्ची हम बहुओं को कूड़े में बिलखती हुई मिली। वैसे भी आपको बेटी की बड़ी चाहत थी। अरे ओ मेरी काली बहू, बौरा गई हो क्या? ऐसे कैसे मैं इस पिटारे को अपने परिवार का सदस्य बना लूं? ना इसके जात पात का पता है, ना पिता का, जाने किसका गंदा खून है। माँ जी, कम से कम इस नवजात बच्ची के लिए तो बुरे शब्द ना बोलिए। हम 5 इसकी माँ बनकर इसका पालन पोषण करेंगी। बेअक्ली का पर्दा पड़ गया है तुम्हारी मति पर, मगर मंदा की मति भ्रष्ट नहीं हुई। मेरा उससे कोई नाता नहीं। ये कहकर मंदा चली जाती है। आज से तुम 5 यशोदा माँ की बेटी हो। इस कारण कि तुम्हें 5 माँ का लाड प्यार मिलेगा, हम तुम्हें प्रीति कहकर पुकारेंगी। जेठानी जी, प्रीति को नहलाने धुलाने की जिम्मेवारी मेरी और इसके मालिश की जिम्मेदारी ये माँ निभाएगी। और हम तीनों बहुएं इसके लिए सुंदर कपड़ों की सिलाई बुनाई करेंगी। इस तरह 5 बहुएं बच्चे की जिम्मेदारी को आपस में बांटकर बतौर उसका खास ख्याल रखती हैं। इस बीच 5 साल का पड़ाव पार हो जाता है। एक सुबह, दादी माँ। पिंटू, दादी का प्यारा पोता, ये ले भोग का प्रसाद खा। दादी माँ, मुझे भी भोग का प्रसाद दो ना। अनाथ यतीम, मेरे मंदिर में घुसने की तेरी मजाल कैसे हुई? जाने किस बेनाम बाप का पाप है तू, सारा मंदिर अशुद्ध कर दिया। भाग यहाँ से, बड़ी आई भोग का प्रसाद खाने वाली भूखी भिखारिन। क्रूर मंदा के मुंह से कड़वे बोल सुनकर 5 साल की प्रीति रोते बिलखते भागती हुई अपनी 5 माँ के पास आती है। अरे प्रीति, क्या हुआ बिटिया? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? माँ, दादी माँ मुझसे खिंची खिंची क्यों रहती हैं? उन्हें सिर्फ अपने पोते से प्यार है। प्रीति,
दादी माँ आपसे भी प्यार करती हैं, बस जानबूझकर जताती नहीं। मगर क्यों माँ? क्योंकि प्रीति, दादी चाहती हैं कि आप पहले पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनकर फिर दादी आपसे बेशुमार प्यार करेंगी। पक्का? आप पाँचों सच बोल रही हैं? 100% सच। आंसू पोंछ लो प्रीति बिटिया। माँ, अब मैं खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। प्रीति अब पढ़ने लिखने के प्रति एकदम पक्का रुझान रखने लगी थी। समय गुजरता गया। दादी का प्यार पाने की चाहत में प्रीति सच्ची श्रद्धा से पढ़ती गई। अब प्रीति की पढ़ाई परिपूर्ण हो गई। देखो दादी माँ, आज आपकी पोती प्रीति ने IAS का पद प्राप्त करके आपके सालों के सपने को साकार कर दिया। प्रीति को खुद के इतना करीब पाकर मंदा उसे जोरों शोरों से ढकेलते हुए कहती है, दूर हट मुझसे, अनाथ यतीम। ये क्या पोती पोती की पुकार लगा रखी है। दादी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अब मेरी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ती क्या? ना मैं तेरी दादी हूँ ना तो मेरी पोती। माँ, दादी क्या कह रही हैं? ये पांचों काली गलमुही क्या बोलेंगी? बरसों पहले ये तुझे कूड़े कीच से निकाल कर लाई थी। ना ही तो मेरी पोती है ना ये परिवार तेरा, समझी? मेरी जन्म देने वाली जननी ने मुझे कोख से निकाल कर कूड़े कीच में छोड़ दिया, तो आखिर आप पांचों ने मुझे क्यों पाला? माँ, पांचों ये मत समझना कि अपना परिचय सुनकर प्रीति क्या सोचेगी। आज भी आप पांचों ही मेरी माँ हैं, क्योंकि जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ का पद संसार में सर्वोपरि होता है। मगर मैं दादी को मेरे कारण कुड़ते नहीं देख सकती। प्रीति रोते बिलखते दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है कि उसकी आंखें बेतहाशा बोझिल होने के साथ वो बेहोश हो जाती है। उसका सिर बुरे तौर से चोटिल होने के साथ फर्श खून से सराबोर होता है। सभी उसे लेकर अस्पताल आते हैं, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करता है। डॉक्टर, प्रीति कैसी है? देखिए, खून बहुत बह चुका है। प्रीति को खून की जरूरत है। डॉक्टर साहब, देरी मत कीजिए, मेरे खून का हर एक कतरा ले लीजिए, मगर उस बच्ची को बचा लीजिए। ठीक है, मगर पहले उसकी कुछ जांच होगी। कुछ देर बाद, इम्पॉसिबल। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप चकित क्यों हो रहे हैं? माताजी, आपके सभी डीएनओ की डिटेल पेशेंट से पूरी तरह मेल खा रही है। अगर आपके बजाय पिता का खून मिल जाए तो बच्ची के स्वस्थ होने के आसार 10 गुना बढ़ जाएंगे। डॉक्टर, आप पूरी तरह सहमत हैं कि प्रीति मेरी ही पोती है? मैं अपने सालों के तजुर्बे से ये बात बयान कर रहा हूँ। इसके पश्चात डॉक्टर मंदा के पांचों बहू और बेटों की जांच करता है। माताजी, आपकी पोती के खून का नमूना आपके 5वीं बहू बेटे पवित्रा और ऋषभ से 100% मिल चुका है। तुम दोनों दंपत्ति प्रीति के माता पिता हो, इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? हमें माफ कर दो, हमारे पास दूजा कोई चारा नहीं था। प्रीति हमारे ब्याह से पहले पैदा हुई। उसके खौफ के कारण हमने प्रीति को अनाथालय छोड़ दिया था। फिर प्रीति उस कूड़े कीच तक कैसे पहुंची? पहुंची नहीं, पहुंचाई गई थी भाभी। मैंने प्रीति को ऋषभ की मदद से वहां पहुंचाया था, ताकि हम पांचों प्रीति को घर ले आए। मंदा, ये तूने क्या मूर्खता कर दी। प्रीति तेरी पोती है, तूने हर बार उसे गंदा गलीच कहकर खुद को ही गाली दी। मंदा बोल रही होती है कि प्रीति बेहोशी से बाहर आ जाती है। दादी माँ, प्रीति मेरी प्यारी पोती, अपनी बेकल बूढ़ी दादी को माफ कर दे। आज से तू इस दादी के दिल के एकदम पास है। जाओ पवित्रा, प्रीति के पास जाओ। भाभी, मैं इस बात को कैसे छोड़ दूं कि प्रीति हम पांचों की बेटी है। इस पर हम पांचों बहुओं का बराबर हक है। भगवान का शुक्र है कि प्रीति भली चंगी है। भले ही मुझे जन्म पवित्रा माँ ने दिया, मगर प्रीति के जीवन के वृक्ष की जड़ आप पांचों हैं माँ। पांचों प्रीति को गले लगाती हैं। इस तरह अंत में प्रीति को अपना पुख्ता परिचय प्राप्त होने के साथ दादी का दुलार और 5 माओं का प्यार मिलता है। अमीर वर्सेस गरीब बहन। शीशगंज गांव में रहने वाली शोभना की 2 बेटियां थीं, श्रेया और सुमन। जहां श्रेया शोभना की सगी बेटी थी, वहीं सुमन उसकी सौतेली बेटी थी। सुमन की परवरिश की खातिर उसके पिता जगलाल ने शोभना से शादी की, जिसे उस दंपति को श्रेया पैदा हुई। मगर सुमन के प्रति शोभना का सौतेलापन देखकर जगलाल सोब में रहने लगा। समस्या गहरे सदमे में शुमार हो गई। फिर जगलाल स्वर्ग सिधार गया। अब सुमन और श्रेया बड़ी हो चुकी हैं। श्रेया, कहाँ है मेरी बेटी?
मैं यहाँ हूँ मम्मी। अरे माँ, ये क्या है? खुद ही खोल कर देख ले। जैसे श्रेया डिब्बा खोलती है उसमें एक महंगी सी साड़ी होती है। वाह मम्मी, ये साड़ी तो बहुत ही प्यारी है। मम्मी, आप सुमन दीदी के लिए कुछ नहीं लाई? अरे उसके पास वैसे भी कपड़ों की कौन सी कमी है। तेरी तरह अब वो भी नए कपड़े पहनने लगेगी तो तेरे पुराने कपड़े कैसे सधेंगे? हाँ। अपनी सौतेली माँ का शोभना का दोहरा बर्ताव देखकर सुमन की आंखें भर जाती हैं और वो कहती है, ठीक ही तो कह रही है माँ, और फिर इतनी चटकदार साड़ी मुझ पर जरा भी नहीं फबेगी। कल तुम दोनों को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। तुम कल सुबह यही साड़ी पहनना, और सुमन, मैंने तुम्हें अपनी कुछ पुरानी साड़ियाँ तुम्हारी खातिर निकाल कर रख दी हैं, तो मुझसे तुम ले लेना। अरे माँ, इतने खास अवसर पर सुमन दीदी आपकी साड़ी क्यों पहनेगी? अरे मेरी प्यारी छुटकी, कल के खास अवसर पर माँ की साड़ी पहनना तो मेरे लिए सुनहरा सौभाग्य है। उसे बेहतर और बड़ा तोहफा भला और क्या होगा। अगली सुबह जहाँ एक और शोभना की सगी बेटी श्रेया नई साड़ी में सज धज कर तैयार होती है, तो वहीं सुमन भी अपनी सौतेली माँ की फीकी पुरानी साड़ी को पहनकर बिना शिकवे गिले किए शौक से सजती संवरती है। तभी आरव और माधव नाम के दो लड़के अपने परिवार समेत वहाँ दस्तक देते हैं। माधव साधारण तबके का इंसान था। उसका बसेरा अगले ही गांव में था। वहीं अमीर आरव शहर का रहने वाला बड़ा बिजनेसमैन था। सुमन और श्रेया, मैंने तुम्हारे लिए इन दो लड़कों का चुनाव किया है। अगर कोई आपत्ति है तो इसी पल साझा कर दो। माँ, मुझे तो आरव बहुत पसंद है। शादी के लिए मैंने जो सपना सजाया था, आरव ही मेरे अरमानों को पूरा करेंगे, क्योंकि ये एक तो शहर में सेटल्ड है और दूसरे स्मार्ट हैं। माँ, मुझे भी माधव जी पसंद हैं। बड़ी बहन होने के नाते इस महीने सुमन का ब्याह होगा और अगले माह में श्रेया का। महीने भर के पड़ाव के इस सोच के पीछे शोभना अपना स्वार्थ साध रही थी। उसने बड़े ही साधारण तौर तरीके से सुमन का ब्याह कर दिया, मगर अपनी बेटी श्रेया की शादी में बड़ा साजबाज समेत उसके शौक पूरे किए। अब दोनों बहनें अपनी शादीशुदा जिंदगी के सफर को शुरू करती हैं। शादी की रात आरव श्रेया से कहता है, दिस इज फॉर यू माय ब्यूटीफुल वाइफ। ओह वाओ, आरव, डायमंड नेकलेस मेरे लिए? ये तो बड़ा ही एक्सपेंसिव होगा। श्रेया, आई एम अ बिग बिजनेसमैन। बॉम्बे के बड़े बिजनेसमैन के बीच तुम्हारे पति का नाम शुमार है। ऐसे तोहफों की तो अब आदत डाल लो। आरव हमेशा श्रेया को महंगे तोहफे देकर उसे खुश किया करता था। माधव की कमाई कुछ खास नहीं थी, मगर कमाई से बढ़कर वो सुमन की खातिर कुछ न कुछ घर लेकर ही लौटता था। देर सांझ माधव घर लौटता है। सुमन, वो मैं। माधव को हिचकिचाता हुआ देखकर सुमन कहती है, अरे माधव जी, ये अचानक से आपके सुरताल को क्या हो गया? और पीछे हाथ करके क्या छुपा रहे हैं? मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, दिखाइए। सुमन जैसे ही तोहफा खोल कर देखती है तो उसमें हरे रंग की चूड़ियां होती हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। तुम्हें सचमुच ये चूड़ियां पसंद तो आई सुमन? तुम्हारा पति साधारण इंसान है। तुम्हारी बहन की तरह मैं सोने के जेवर के शौक तो नहीं पूरा कर सकता। सावन का महीना था तो सोचा तुम्हारे लिए चूड़ी ले लूं। माधव जी, औरत के लिए उसका सुहाग सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। मेरा भाग्य बड़ा बलवान है जो मुझे आप जैसा पति प्राप्त हुआ है। समय गुजरता है। दोनों बहनें अपने अपने गृहस्थी खुशहाल तौर तरीके से जीती हैं। एक रोज श्रेया कार में सवार होकर शहर से गांव लौट कर आती है। श्रेया, तुम अचानक से बिना किसी खास खबर के, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश? अरे सारी बातें यही कर लोगी, अंदर भी लेकर चलोगी कि नहीं? सुमन खुश मन से अपनी छोटी बहन श्रेया का स्वागत करती है, जिसके बाद दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं। शहर में सब कुशल मंगल तो है? अरे दीदी, मेरे जितने भी अरमान थे आरव उससे बढ़कर करते हैं। आधे से ज्यादा महीने तो घर से बाहर रहते हैं और लौटते वक्त अक्सर महंगे तोहफे लाते हैं। शादी की रात उन्होंने तोहफे में मुझे हीरो का हार दिया, वो भी पूरे 15 लाख का। बातों ही बातों में श्रेया अपनी अमीरी का बखान करते हुए कहती है, वैसे दीदी, तुम्हारे IAS के सपने का क्या हुआ? मैं भी ना, अरे इतनी गरीबी में जीजा जी क्या ही तुम्हारे लिए इस सपने को साकार करेंगे। श्रेया, तुम्हारा पति आरव बेहद अमीर है। शायद तुम्हें उसी का अहंकार है और वो तुम्हारी जुबान से जाहिर हो रहा है।
मेरे इस घर की कीमत भी तुम्हारे इस महंगे हीरो के हार से कम है, मगर मेरे पास मेरे पति का प्यार है जो मेरे लिए सैकड़ों सोने और मूंगों से भी महंगा है। सुमन की बातें श्रेया के स्वर को अर्श से फर्श पर पहुंचा देते हैं। गुजरते समय के साथ आरव घर आता है। कैसी है मेरी प्यारी बीवी? मिल गई काम से फुर्सत जनाब को। बीवी जान, तुम तो जानते हो कि तुम्हारा पति एक बिजनेसमैन है। ये लो। एक और नया तोहफा। हाँ, फौरन इसे पहनकर रेडी हो जाओ, हम डिनर पर चल रहे हैं। जहाँ एक और श्रेया अपने पति के साथ 5 स्टार होटल में खा रही थी, वहीं सुमन माधव के साथ अपने छोटे से घर में दाल रोटी खाकर गुजर बसर कर रही थी। 2 दिन बाद आरव काम के सिलसिले में रवाना हो जाता है। उस बीच श्रेया अपनी बहन के पास आती है। श्रेया, कैसी हो तुम? मैं तो मजे में हूँ। आरव काम की वजह से विदेश गए हैं तो सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं। आज तो तुम बड़ी चहक रही हो। अब मुझे किसी बात की चिंता तो है नहीं, इसीलिए चहकती ही दिखूंगी ना। मगर सुमन दीदी, इस घनघोर गरीबी ने तो तुम्हारी काया पलट कर दी। ये सूती की साड़ी, सादा भेष, सच कहूँ तो तुमसे अच्छा पहनावा तो मेरी काम वाली बाई का है, वो तुमसे अच्छा पहन कर आती है। मगर श्रेया, मैं तुम्हारी काम वाली बाई नहीं, बहन हूँ। पति के अमीरी ने तुम्हें अहंकारी बना दिया है, इसीलिए तुम अमीर गरीब का बखान करती रहती हो। मगर श्रेया, पैसे के साथ पति का प्यार भी जरूरी है। साफ तौर से क्यों नहीं कहती कि तुम मेरी अमीरी से जलती हो? मैं तो बीती बातें भूलकर बहन के नाते तुमसे मिलने आई थी। मगर श्रेया सुमन से बुरे स्वर में बात करके शहर लौट आती है। देखते ही देखते महीना भर बीत जाता है, मगर आरव नहीं आता, जिसे श्रेया गहरे सोग में डूब जाती है। वो रोजाना आरव की राह तकती है, उसे सैकड़ों फोन करती है, मगर उसे कोई खास खबर नहीं मिलती और वो अपनी बहन को फोन करके सिसकते हुए कहती है, तुमने सही कहा था, मेरा पति भले पैसे से अमीर है, फिर भी मैं एकदम अकेली हूँ। तुम्हारा नसीब अच्छा है जो तुम्हें जीजा जी जैसा प्यार करने वाला पति मिला है। तमाम ऐशो आराम के बावजूद मेरे पास बैठने वाला कोई भी नहीं है। श्रेया, तुम ठीक तो हो? यह अकेलापन मुझे खाए जा रहा है सुमन। श्रेया की ये सारी बातें सुमन को असमंजस में डाल देती हैं। वो उसी पल अपने पति के संग शहर पहुंचती है, जहां श्रेया कमरे में बेहोश पड़ी थी। वो उसे अस्पताल ले जाती है। कुछ घंटों बाद, दीदी। श्रेया, भगवान का शुक्र है जो तू ठीक है। ये क्या हश्र बना रखा है तूने? इतनी जल्दी जीवन से हार मान गई। श्रेया, एक दफा मुझसे कहा होता, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था। आरव, मुझे ये रईसी, ये अमीरी नहीं चाहिए। मुझको सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, माधव जी की तरह। श्रेया का बदला हुआ स्वर देख आरव उससे वादा करता है। अब श्रेया की सोच एकदम बदल चुकी है। दोनों बहनों के बीच गहरा प्यार आज भी शुमार है। भूतिया गरीब बच्चों की भूख। दीदी, और कितना चलना पड़ेगा? मेरे पैर दुख रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर और चुटकी, फिर हम एक घर में जाकर खाना खाएंगे। अरे देख, सामने वो वाला घर है, वहाँ चलते हैं। ये बोलकर दोनों बहनें उस घर की दीवार को यूं ही पार कर लेती हैं। दोनों सीधा रसोई में जाती हैं तो वहाँ अलग अलग तरह का स्वादिष्ट खुशबूदार खाना बना हुआ था। इतने सारे खाने को देखकर भूतिया टीना कहती है, आहा दीदी, यहाँ तो कितना सारा बढ़िया बढ़िया खाना रखा हुआ है। शाही पनीर पालक, पनीर कोफ्ते, बादाम का दूध। दीदी, बहुत भूख लग रही है अब तो। हाँ चुटकी, इतना सारा खाना देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। चल चल जल्दी करते हैं, इससे पहले कोई आए हम ये सारा खाना खा जाते हैं। दोनों भूतिया बच्ची रसोई की स्लिप पर बैठकर इस कदर खाने पर टूट पड़ती हैं कि जन्मों जन्मों से या मरने से पहले वो बहुत ही भूखी हो या उन्होंने लंबे समय से खाना देखा ही ना हो। दोनों बच्चियां जल्दी जल्दी उस खाने को खाई जा रही थी और देखते ही देखते रसोई में बना इतना सारा खाना खत्म हो जाता है। तभी टीना कहती है, दीदी, इतना सारा स्वादिष्ट खाना खाकर तो मजा ही आ गया, लेकिन मुझे और भूख लगी है। अभी और खाना है, मैं उस फ्रिज में जाकर देखती हूँ। ठीक है चुटकी, तू फ्रिज में से खाना और ढूंढ कर खा ले, मेरा तो पेट भर गया। ठीक है दीदी। छुटकी जानवर के समान चलकर फ्रिज खोलती है और सारा सामान गिरा गिरा कर खाने लगती है। फिर दोनों चली जाती हैं। तभी माया आकर अपनी रसोई की ऐसी हालत देखते ही हक्की बक्की रह जाती है और चिल्ला पड़ती है, विराट, विराट, विराट जल्दी आइए, देखिए
रसोई का ये क्या हाल हो गया? अभी 10 मिनट पहले रसोई बहुत अच्छे से थी, मैंने इतना सारा खाना बनाया था और अब यहाँ कुछ भी नहीं है। फ्रिज भी खुला हुआ पड़ा है और ये आधा खाया हुआ सेब और बैगन, भला ये सब कौन कर सकता है? अरे ये देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर हमारी रसोई में आकर खाना खा गया हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे ये सब समेटना होगा। कितने गंदे तरीके से मेरी रसोई को खराब कर दिया है। गुस्सा तो बहुत आ रहा है। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर ये रसोई ठीक करा दूंगा। फिलहाल के लिए बाहर हम खाना खाने चलते हैं। अपने पति की बात सुनकर वो उसके साथ रेस्टोरेंट चली जाती है। तभी वो दोनों बच्चियां उस रेस्टोरेंट में पहुंचकर शेफों द्वारा बनाया हुआ सारा खाना एक एक करके वो खा जाती हैं। वहां खड़े सभी स्टाफ हैरान हो जाते हैं कि उनके सामने से खाना गायब हो रहा है, पर ये सब कर कौन रहा है? अरे बाप रे बाप, मेरी आंखों के आगे ये खाना ओझल हो रहा है। आखिर इतने सारे बनाए हुए दाल मखनी, नूडल्स, नान, पकौड़े सब कौन खा सकता है? सर, अब हम क्या करेंगे? नीचे काफी सारे कस्टमर खाने का ऑर्डर दिए बैठे हुए हैं। अगर हमने उन्हें खाना नहीं दिया तो वो सब फिर कभी नहीं आएंगे। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, पर इतनी जल्दी खाना कैसे बनेगा? तभी रेस्टोरेंट में बैठे कस्टमर खाने के लिए स्टाफ पर चिल्लाने लगते हैं। अरे कितनी देर हो गई, अभी तक आपने हमारा ऑर्डर हमें नहीं दिया, और कब तक भूखे बैठे रहे? और क्या, हम पागल थोड़ी हैं जो अपना यहाँ वक्त जाया कर रहे हैं। हमें भूख लगी है, खाना दो। सर माफ कीजिए, वो हमने खाना बनाया था पर सारा खाना पता नहीं कैसे गायब हो गया। अब थोड़ी सी देर रुकिए, हम अभी लेकर आते हैं। ऐसे कैसे खाना गायब हो जाएगा? बेवकूफ बना रहे हो क्या? अब हमें यहाँ से खाना नहीं खाना, हम जा रहे हैं। हाँ हाँ, हमें खाना नहीं खाना। विराट, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं। माया, मैंने अभी अभी सुना कि जो हमारे घर पर हुआ है सेम यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ इतना सारा खाना अचानक से आंखों के सामने से गायब हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला। इसका मतलब ये किसी जानवर का नहीं, किसी और का ही काम है। आखिर इतना भूखा शख्स कौन हो सकता है जो दिखाई भी नहीं देता और इतना सब खा जाता है? पता नहीं माया। अगले दिन वो दोनों बच्चियां दूसरों के घर में जाकर तो कभी कचरे से खाना ढूंढकर खाती हैं। अरे चुटकी, तू ये क्या कर रही है? तू ऐसे कचरे में से खाना मत खा। हम किसी के घर में चलते हैं और वहाँ से बढ़िया बढ़िया खाना चुरा कर खाएंगे। ठीक है दीदी, वहीं चलो। दीदी, मेरे को तो इतनी भूख लगती है कि खाने के बाद भी मेरा और खाने का मन करता है, पेट भरता ही नहीं है। मैं समझती हूँ छोटी, हम जिस तरह से मरे हैं उसकी वजह से ही हमारे साथ ये सब हो रहा है। हाँ दीदी। माया के घर के सामने वाली ललिता को भी कुछ ऐसा ही आभास होता है। उसका भी बनाया हुआ खाना वो दोनों भूतिया बच्ची खा जाती हैं, तो वो ये बात माया को बता देती है। सच बताऊं माया, तो ये देखकर मैं बहुत डर चुकी हूँ। मैं तो अपने घर में पाठ पूजा करवाऊंगी, क्योंकि मुझे वो दो भूतनियों का साया लगा। सच में क्या ऐसा ही हुआ है मेरे घर में भी? मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ पर मैं देख नहीं पाई। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तू बच के रहियो। ये कहते ही ललिता चली जाती है और अगले दिन घर में पूजा पाठ करवा देती है, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चियां उस घर में घुस नहीं पाती हैं। अरे ये क्या चुटकी, हम तो इस घर में जा ही नहीं पा रहे हैं। लगता है यहाँ कोई पाठ पूजा हुई है। ये देख, धागा भी बंधा हुआ है। हाँ दीदी, जहाँ हमने सबसे पहले खाना खाया था वहीं खाना खाते हैं। माया ने खाना बनाया हुआ था। वो खाना टेबल पर लगाने ही जा रही थी कि दोनों भूतिया बच्ची उसके बनाए हुए खाने को मजे से खा रही थी। तभी माया उनके सामने जाकर कहती है, पकड़ लिया, तुम दोनों को मैंने पकड़ लिया। आखिर तुम दोनों भूतिया बच्ची क्यों ऐसे खाना चोरी करके खाती हो? दीदी मुझे डर लग रहा है। डर मत चुटकी, ये हमें कुछ नहीं करेगी। देखिए, हमें मारना मत, हम भूखे थे इसलिए खाना खाना चाहते थे। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं कहूँगी, पर मुझे इसकी वजह बताओ। मैं बताती हूँ आंटी। थोड़े समय पहले हम यहीं आसपास रहा करते थे। हम दोनों बहनें अनाथ थीं, हमारा कोई नहीं था, जिस वजह से हमारा जीवन गरीबी में बीत रहा था। हमारे पास खाने पीने के कोई पैसे नहीं होते थे, इसलिए हम कभी कचरे में से तो कभी भीख मांगकर खाना खाया करते थे और कभी कभी चोरी भी किया करते थे। लोग हमें मारते और धिक्कारते थे। अरे हटो हटो, दूर हटो, तुमसे बहुत गंदी बदबू आ रही है। अंकल, हमें कुछ खाने को दे दो, हमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। कुछ नहीं तो मेरी बहन के लिए थोड़ा सा खाना दे दो। अरे हट मेरे पास से, तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। दीदी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खाने के लिए लाओ दीदी।
रो मत चुटकी, आ मेरा हाथ पकड़कर, मैं तुझे खाना जरूर खिलाऊंगी। टीना मीना रोड क्रॉस कर ही रही थी कि दोनों एक कार के नीचे आकर मर जाती हैं और भूतिया बच्ची बन जाती हैं। तब से आंटी हमारी आत्मा भूख से व्याकुल होकर भटक रही है, इसलिए हम दोनों बहनें अभी भी खाना चुरा कर खाते हैं। हमें पिंडदान चाहिए, और अगर आप गरीबों को खाना खिला देंगे तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पिंडदान करूंगी, जिसके बाद तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होगी। मैंने सब सुन लिया है माया, तुम निश्चिंत रहो। अगले सुबह ही माया और विराट एक पंडित को बुलाकर दोनों बच्चियों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाते हैं। ओम शांति नमः, मोक्ष प्राप्ति नमः, देह शांति प्राप्ति नमः, बालिका शांति आत्मा प्राप्ति नमः। अब देखिए, आप दोनों इनका खाना निकाल कर इन्हें दे दीजिए और पेट भर कर खिलाइए। जी पंडित जी। माया दोनों बच्चियों को खाना पेट भर कर खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ विराट बाहर गरीबों में खाना बांटता है। उसी क्षण दोनों बच्चियों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है और पिंडदान मिलने पर चली जाती हैं। गरीब सास बहू भीख मांगने वाली। घर पर आकर डॉक्टर नीलेश को इंजेक्शन देता है, जिसके बाद वो आराम करता है और डॉक्टर कहता है, देखिए फिलहाल इंजेक्शन देने के बाद वो सो रहे हैं, लेकिन इनकी कंडीशन और भी खराब हो सकती है, तो इन्हें टेंशन मत दीजिएगा। डॉक्टर साहब, क्या ये सर्वाइकल कभी ठीक नहीं होगा? देखिए, इसमें चांस कम होते हैं ठीक होने के। इनकी उम्र के हिसाब से अब ये दर्द बना रहेगा, काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज करें तो थोड़ा बहुत दर्द कम हो जाएगा। दवाई आप सब टाइम से देते रहना, मैं चलता हूँ। ये कहते ही डॉक्टर चला जाता है। नीलेश की पत्नी रामवती रोते हुए कहती है, हे भगवान, क्या हमारे इतने बेकार दिन आ गए हैं। देख बेटा, तेरे पापा की क्या हालत हो गई है। माँ जी, आप ऐसे परेशान मत होइए, ये लीजिए पानी, पानी पीजिए पापा जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने इतनी महंगी दवाई लिखी है कि मैं जुटा भी नहीं सकता। जो बचे कुचे पैसे थे वो डॉक्टर को दे दिए। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। हमारे घर की स्थिति बिल्कुल डावाडोल हो गई है। हाथ में एक चवन्नी अठन्नी नहीं है। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूंगा मेरी नौकरी और पैसे वाली कहीं मिल जाए। इसमें हमारा गुजारा नहीं चल पा रहा है। हाँ बेटा, तुझे दूसरी नौकरी जरूर मिलेगी। मेरा बेटा है ही इतना मेहनती। अगले दिन ही रमन नौकरी ढूंढने के लिए जब जाता है तो रामवती उससे कहती है, अरे बेटा, ऐसे ही जा रहा है, शुभ काम के लिए जा रहा है, दही शक्कर तो खाकर जा। जी माँ। प्रणाम माँ। प्रणाम पापा। अच्छा आयशा, अब मैं जाता हूँ, जैसे ही आऊंगा आपको खुशखबरी दूंगा। हाँ बेटा, जरूर। भगवान तुझे तरक्की वाली अच्छी नौकरी दे। सुनिए, आराम से जाना और जल्दी आना। आयशा की बात सुनकर वो घर से निकल जाता है और नौकरी की तलाश करता है। रमन 2 जगह इंटरव्यू देता है पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। रमन चल ही रहा था कि एक ट्रक बड़ी तेजी से आ रहा था और वो एक बच्ची रो रही थी। रमन उस बच्चे को बचाने के लिए उस ट्रक के सामने आ जाता है। बच्ची तो बच जाती है पर रमन कोमा में चला जाता है। नीलेश का परिवार और गम में डूब जाता है। अपने बेटे की हालत देखकर रामवती कहती है, हे भगवान, हमें किस बात की सजा दे रहे हो। पहले मेरे पति बीमार थे और अब मेरे बेटे को आपने कोमा में भेज दिया। अरे हम इसका खर्चा भी उठाने के लायक नहीं है। हाँ माँ जी, हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मुझसे तो इनकी ये हालत देखी नहीं जा रही। हम कहाँ से पापा जी और इनका इलाज कराने के पैसे लाएंगे। घर में खाना बनाने के लिए एक एक दाना जुटा पाना भी मुश्किल है। अब हमें ही कुछ करना होगा अपने पतियों के लिए, चाहे जो भी करना पड़े। आयशा और रामवती दोनों के पति अब बीमार हो गए थे। घर में पहले ही तंगी चल रही थी। रमन के कोमा में जाने से अब घर की स्थिति और बिगड़ गई। ऐसे में आयशा और रामवती क्या करने वाली थी? आखिर वो घर का खर्चा कैसे चलाएंगी? क्या उनके घर की स्थिति सुधर पाएगी या उन्हें दर दर भटकना होगा? ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आयशा अपने पति को सरकारी अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, पर फिर भी
दवाई और पूरे परिवार का खाने पीने का खर्चा चला पाना भी मुश्किल था। तो रामवती सड़क पर भीख मांगते हुए लोगों को देखकर कहती है, बहू, अब हम पर कोई जरिया नहीं है। अब हमारे भीख मांगने के दिन आ गए हैं। शायद उस भीख से ही मैं तुम्हारे पापा जी और रमन की दवाई ला पाऊं। नहीं नहीं माँ जी, आप ये नहीं कर सकती। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। बहू, घर की स्थिति के लिए अब भीख मांगना ही पड़ेगा, तो मैं वो भी करूंगी। ठीक है, आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ भीख मांगूंगी। इस तरह दोनों भीख मांगने सिग्नल के पास चले जाते हैं, जहां सारी गाड़ियां लाल बत्ती पर रुकी थीं। तभी सास बहू अलग अलग गाड़ियों के पास जाकर खटखटाते हुए भीख मांगते हैं। सुनिए सुनिए, भगवान के लिए हम पर थोड़ी दया करिए, हमें कुछ पैसे दे दीजिए। हमारे पति हॉस्पिटल में हैं। हाँ हाँ बेटा, हमें थोड़े पैसे दे दो, हमने कुछ खाया भी नहीं है। भगवान तुम्हें और तरक्की देगा, हमें पैसे दे दो। अरे नहीं 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 है मेरे पास कोई पैसे वैसे, मैं पहले से ही तंगी पर हूँ। बेटा ऐसे मत बोलो, थोड़ी तो मदद करो। माँ जी, आगे चलते हैं, कोई हमारी मदद करो। भगवान के लिए हमें थोड़े पैसे दे दो। 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। मुझे मेरे पति की दवाई लानी है, हमें थोड़ी सी भीख दे दो। ये लो थोड़े पैसे। ये लो अम्मा जी, आप कुछ खाना खा लेना इससे। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसे ही तुम सबकी मदद करना। इस तरह दोनों सास बहू भीख मांगने लगती हैं। कुछ लोग तो उन्हें ऐसे ही फटकार देते हैं, पर कुछ लोग उनकी हालत देखकर सहानुभूति जताते हुए पैसे या फल दे दिया करते थे, जिससे वो तीनों मिलकर थोड़ा थोड़ा खाया करते थे। बेचारा रमन तो साल भर के लिए कोमा में चला गया था। वो सिर्फ दवाई पर ही जी रहा था। उन्हें जो पैसे मिलते थे उससे वो डॉक्टर को दे दिया करते थे। शाम को सिग्नल पर बैठकर सास बहू हाथ में कटोरा लिए सिक्के उछालकर भीख मांग रही थीं। कृपया हमारी मदद कर दीजिए, हमें थोड़ा सा खाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और हॉस्पिटल में बहुत पैसे लग रहे हैं। प्लीज हमें थोड़े पैसे दे दीजिए। आपके 1 रुपए भी हमारे लिए बहुत ज्यादा होंगे। भगवान के लिए कुछ तो दे दो बेटा, कोई तो हमारी मदद करो। मेरा बच्चा अस्पताल में पड़ा है, डॉक्टर ने बोला है उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। 10 दिन बाद आते आते लोग उनकी हालत देखकर उन्हें कुछ पैसे देते हैं, तो कुछ नजरअंदाज करते हैं। तभी मयूर नाम का लड़का रामवती के आंसू पोंछता है। आपकी परेशानियां जल्दी खत्म हो जाएंगी, भगवान पर भरोसा रखिए और अंकल भी ठीक हो जाएंगे। ये सब कैसे होगा बेटा, मेरे पति भी बीमार हैं और मेरा बेटा कोमा में चला गया। उन दोनों की ना दवाई जुटा हम सकते, क्योंकि हमारे पास ना कोई नौकरी है ना घर में पैसा, तो खाना भी नहीं खा सकते। मुश्किल ही मुश्किल है। ऐसे में भगवान पर क्या भरोसा रखूं। आप ऐसे निराश मत होइए, मैं हूं ना, आप फिक्र मत कीजिए। ऐसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना करूंगा। 1 मिनट आप यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। ये कहकर मयूर पास के खाने के रेस्टोरेंट में जाता है और उन्हें कुछ खाना लाकर दे देता है और कहता है, ये लीजिए अम्मा, आप दोनों ये खा लीजिए, और ये कुछ पैसे हैं, ये भी रख लीजिए, उनकी दवाई आ जाएगी। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया है एहसान करने के लिए। अरे नहीं दीदी, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो क्या फायदा। एक बात बोलूं दीदी, आप तो ठीक ठाक है ना, आपको ऐसे भीख नहीं मांगना चाहिए। आपकी हालत इस टाइम बहुत खराब है। आप दोनों कोई छोटा सा कारोबार ही क्यों नहीं चला लेते, जिससे आपके घर में खाने का राशन भी होगा और उन्हें पैसे भी मिलेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे भीख मांगने पर लोग सिर्फ थोड़ी हमदर्दी दिखाते हैं और ज्यादा धिक्कारते हैं। इतनी छोटी सी बात कहकर भैया आपने तो मेरी आंखें खोल दी। पता नहीं मुझे ये क्यों नहीं सूझा, पर छोटा सा कारोबार चालू करने के लिए भी
पैसे हैं ही नहीं हमारे पास। थोड़े से पैसे मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपको फिर से ऐसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी अंकल जी को देख लीजिए और आप सब भी खाना खा लीजिए। मैं कल आपको यहीं मिलूंगा और पैसे दे दूंगा। बेटा तू तो बहुत ही अच्छा है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तूने आज हमारी मदद करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अम्मा जी, आपने अपना बेटा कह दिया ना, बस काफी है। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो लड़का और सास बहू अपने घर चले जाते हैं। रामवती अपने पति को खाना खिलाती है और दोनों सास बहू भी खाती हैं, और जो पैसे मिलते हैं आयशा उससे अपने पति की दवाई ले आती है। अगले दिन वो लड़का उन दोनों को मिलता है और चाय बनाने का ठेला खोल कर देता है, जिससे सास बहू अब चाय बेचकर पैसे कमाती हैं। शुक्रिया बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। ये लो, तुम भी हमारे हाथ की चाय पियो। शुक्रिया अम्मा जी। भैया आप चिंता मत कीजिए, आपने हमें जितने पैसे दिए हैं हम इतने कमाकर आपको लौटा देंगे। अरे दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो भी पैसे बने उससे आप गरीब लोगों की मदद कर देना, मेरे लिए वही काफी है। धीरे धीरे उनके चाय का कारोबार अच्छा चलने लगता है, जिससे उनके घर की स्थिति भी पहले से ठीक हो जाती है और साथ ही रमन भी कोमा से बाहर आने लगता है। ऐसे ही सास बहू अपनी घर भी संभालती और कारोबार भी। ट्रेन में बड़ा पाव वाली चुड़ैल। जूनागढ़ स्टेशन पर आकर ट्रेन रुकती है और तभी टोकरी लिए सविता वड़ा पाव बेचने की कोशिश करती है। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव, ताजा ताजा वड़ा पाव, जल्दी पचे सस्ते मिले, वड़ा पाव ले लो। सविता की आवाज सुनकर खिड़की से एक आदमी कहता है, अजी जरा सुनिए, जरा मुझे एक प्लेट वड़ा पाव देना जल्दी से। ये लो वड़ा पाव खाओ। जी, ये लीजिए आपके पैसे। शुक्रिया। आंटी जरा मुझे भी वड़ा पाव देना। अरे आंटी सुन लीजिए, मैं इधर से चिल्ला रही हूँ आपको। आंटी लगता है कोई मुझे चिल्ला रहा है, किसी को वड़ा पाव चाहिए, पर मुझे इतनी भीड़ में कोई दिख नहीं रहा। आंटी इधर मैं बोल रही हूँ, मुझे वड़ा पाव चाहिए। अरे वो लड़की बुला रही है, वहाँ जाती हूँ, इससे पहले ट्रेन जल्दी चल पड़े, मुझे पहुँचना होगा, बिक्री तो भी हो जाएगी। अच्छा वो आंटी आप आ गई, वरना ट्रेन तो चल पड़ती। अब जल्दी से 2 वड़ा पाव दे दीजिए, थोड़ी सी मिर्ची तेज रखना। हाँ ये लो। इसी तरह सविता सुबह से शाम तक जितनी भी ट्रेनें आती हैं उनके रुकने तक चढ़ चढ़ कर वड़ा पाव बेचती है। तभी प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट होती है, सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, महिपाल नगर से आने वाली ट्रेन जो संख्या 11112 है वो 3:34 पर चलेगी। ये ट्रेन आधा घंटा लेट है। धन्यवाद। चलो ये तो अच्छा हुआ कि ट्रेन लेट है, अलग अलग डिब्बे में जाकर वड़ा पाव बेच सकती हूँ। सविता ट्रेन में जाकर वड़ा पाव बेचते हुए कहती है, वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव ले लो, खाते ही आपका दिल ललचाए। वड़ा पाव, यहाँ के मशहूर वड़ा पाव। अरे सुनिए, मुझे जरा एक वड़ा पाव देना। अरे तू सिर्फ अपने लिए ही ले रहा है क्या? हम दोस्त तुझे नजर नहीं आ रहे? हमारे लिए भी वड़ा पाव ले ले। हाँ जी, 2 वड़ा पाव और दे दीजिए। ये लीजिए गर्मा गर्म वड़ा पाव। शुक्रिया। वो तीनों बड़े चाव से वड़ा पाव खा रहे थे। तभी सरिता घूर कर देख रही थी और अपने पैसे लेने का इंतजार कर रही थी। वह तीनों वड़ा पाव खाने में बेहद मशरूफ थे। फिर दिलेश की नजर उस पर जाती है तो कहता है, ए अभी तक खड़ी क्यों है? जा यहाँ से, वड़ा पाव दे दिए ना? हाँ अच्छा, हाँ चल आगे बेच अब। अरे तू अभी तक गई नहीं ना? जा आगे के डिब्बों में जाकर अपने वड़ा पाव बेच, उन्हें भी खिला। साहब जाऊंगी तो जब आप मेरे 3 वड़ा पाव के पैसे दे दोगे। अरे कौन से पैसे? पैसे भी देने थे क्या? हमें तो पता नहीं था। तू तो वड़ा पाव दे रही थी तो हमने खा लिया, हमें लगा तू बांट रही है। चल अब जा यहाँ से, वैसे भी पैसे नहीं है हमारे पास। अब आगे जा, मुंह क्या देख रही है? आगे बेचने बहुत पैसा मिलेगा तुझे। देखिए भाई साहब, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे मेरे वड़ा पाव के पैसे दे दीजिए, वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा। तू पूरा करेगी? अभी तेरे सारे वड़ा पाव फेंक दूंगा। ये बोलकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। गया, अब तू गया।
ये कहते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आकर उसकी गिरेबान पकड़कर ट्रेन में पटक देती है और उन दोनों का सर एक दूसरे से भिड़ाकर बहुत मारती है और फिर तीनों को चाटा मार मार कर हालत बुरी कर देती है। अरे बाप रे, अरे बाप, ये तो एक चुड़ैल है, भागो 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 भागो, अरे बचाओ, अरे कोई हमें बचाओ। अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। एक गरीब औरत का फायदा उठाकर तुम उसकी चीज खा सकते हो पर पैसे नहीं दे सकते, ना मर्द कहीं के। और हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। तुमने मेरा बहुत अपमान किया है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही गरीब लोग मेहनत के बाद भी पैसे नहीं कमा पाते, क्योंकि तुम जैसे गुंडे उनके सामने आकर खड़े हो जाते हो। चुड़ैल चुड़ैल, हमें माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तीनों को छोड़ दो, मुझे भी छोड़ दो। तुम्हें तो पैसे चाहिए, लो हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, डबल पैसे ले लो, पर हमारी जान छोड़ दो प्लीज। मुझे तुम्हारे डबल पैसे नहीं चाहिए। अगर आइंदा से ऐसा कुछ किया तो जान ले लूंगी। मुझे बस मेरी मेहनत का पैसा दे दो। बहुत वक्त जाया कर दिया तुमने मेरा। ये लो हम तीनों के पैसे। ये पैसे लेकर चुड़ैल वहाँ से आकर अपने नॉर्मल रूप में वड़ा पाव बेचती है और खत्म हो जाने पर और वड़ा पाव बनाकर बेचती है। दिन भर के पैसे इकट्ठा करके वह घर चली जाती है। ताज्जुब की बात थी, आखिर एक चुड़ैल इंसानी रूप लेकर मेहनत से वड़ा पाव क्यों बेच रही थी? वह चाहती तो उन तीनों आदमियों को मार सकती थी, पर उसने मारा नहीं। आखिर ये सब करने की उसकी क्या वजह है? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगले दिन आकर वो स्टेशन पर वड़ा पाव बनाती है और ट्रेन के आते ही बेचने लगती है। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव ले लो। सुनिए, जरा मुझे भी वड़ा पाव दीजिए, मैंने कभी खाया नहीं है। अरे फिर तो आपको जरूर चखना चाहिए। ये लीजिए आपका वड़ा पाव, यहाँ का सबसे मशहूर वड़ा पाव है। जी जरूर, ये आपके पैसे। सुबह से शाम तक सविता वड़ा पाव बेचती है। उसके वड़ा पाव खत्म हो जाते हैं। रात के 11 बजे जब सविता जाती है तो नशे में एक आदमी उसका हाथ पकड़कर कहता है, अरे ओ गुलाबो, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अरे चलो, अकेली हो तो मेरे साथ बैठकर 2 बातें ही कर लो, आ जाओ। ए कौन है तू? छिछोरे नशेड़ी, छोड़ मेरा हाथ। ची ची ची, तेरे मुंह से कितनी बदबू आ रही है, हाथ छोड़ मेरा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दो तुझे? भूल गई है? तू ये एक भूतिया स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कोई ज्यादा रुकता नहीं है। अब तो तू गई, क्या होगा तेरा? तू नशे में, तुझे भी पता है तू क्या कर रहा है। हाथ छोड़ दे वरना बहुत बुरा होगा। मुझे मेरे घर जाना है। उसके ना मानने पर सविता चुड़ैल बनकर उसके सामने आ जाती है और उस आदमी को सबक सिखाती है। इतने में व्हीलचेयर पर बैठे हुए किशोर को लेकर उसकी माँ मैत्री आ जाती है और एक चुड़ैल और नशेड़ी को देखकर दोनों डर जाते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल, अरे मेरी बहू कहाँ है? सविता, सविता कहाँ है? ए, तूने और इस चुड़ैल ने कहाँ छुपा रखा है मेरी पत्नी को? माँ देखिए ना, रोज तो वो 9 बजे जल्दी आ जाती थी, आज नहीं आई। ये यही है तेरी बीवी, ये चुड़ैली तेरी बीवी है, मुझे पता है। ए नशेड़ी, ये क्या बकवास कर रहा है? माँ जी, किशोर जी ये सही बोल रही है, मैं ही आपकी सविता हूँ। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यही सच है किशोर जी, ये देखिए। ये कहते ही वो सविता वाले रूप में आती है और उन्हें सब कुछ बताती है। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। उस दिन जब रविवार की रात आपका एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने बताया कि आप अपाहिज हो गए हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैं अंदर से ही बहुत टूट गई। हे भगवान, मेरे पति के साथ आपने ऐसा क्यों किया? मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तू परेशान मत हो, भगवान हमें जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। मुझे माफ कर दो सविता, जब मैं तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा तो मैं बाहर घुमाने नहीं ले जा पाऊंगा। पैरों से अपाहिज हो गया हूँ, मैं सदा के लिए पैरों से अपाहिज हो गया हूँ। आप ऐसे मत कहिए, मैं कुछ ना कुछ काम करके घर का खर्चा भी चला लूंगी और आपके इलाज भी करवाती रहूंगी। भगवान तुझे हिम्मत दे बेटा। बहुत सोच समझने के बाद कम पैसों में ही वड़ा पाव बेचना वो शुरू कर देती है। सबसे ज्यादा लोग स्टेशन पर खरीद सकते थे, इसलिए वहाँ चली जाती है और वड़ा पाव बेचने लगती है।
वड़ा पाव लीजिए, वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। सुनिए, जरा मुझे वड़ा पाव दे दीजिए। ये लीजिए। दिन भर खड़े होकर मेहनत से सविता सभी कभी स्टेशनों पर तो कभी ट्रेन के अंदर जाकर वड़ा पाव बेचती थी, जिससे उसका थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता था। वह कमाकर घर का राशन और किशोर की दवाई लाकर मैत्री को दे दिया करती थी। अगले दिन वो वड़ा पाव बनाकर रेलवे स्टेशन की ओर जा रही होती है। माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया, अब मैं स्टेशन पर वड़ा पाव बेचने जा रही हूँ, आप उनका ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है क्या बहू, निश्चिंत होकर जा। ऐसा कहकर सविता वड़ा पाव बेचने लगती है। इतने में ही वहाँ आतंकवादी आ जाते हैं और ट्रेन पर गोली चलाने लगते हैं। इसी बीच सविता मरकर चुड़ैल बन जाती है। कुछ देर में वहाँ पुलिस आकर माहौल शांत करती है और सविता कहती है, ये भगवान, मैं तो चुड़ैल बन चुकी हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? माँ जी इस उम्र में कुछ नहीं कर सकती और मेरे पति अपाहिज हैं। अब मैं क्या करूँ? भगवान जी मुझ पर थोड़ी तो रहम करो कि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। तब से माँ जी मैं चुड़ैल बनकर यहाँ पर वड़ा पाव बेचती हूँ और पैसे लाकर आप दोनों को दे देती हूँ। इसका मतलब तुम मुझे कब का छोड़कर जा चुकी हो? हम दोनों के लिए तूने अपनी जान दे दी। कोई बात नहीं माँ जी, आप दोनों को ऐसी हालत में छोड़ भी नहीं सकती थी। इस तरह चुड़ैल अभी भी स्टेशन पर सविता बनकर बेचती है, जब तक किशोर ठीक नहीं हो जाता। उसके ठीक होते ही चुड़ैल हमेशा के लिए चली जाती है।